हेलो एवरीवन। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ IAS, TCS, RO, ARO एंड सो ऑन सभी प्रतियोगिता में परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें जो इसके पहले जो है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने खेलकूद पुरस्कार एवं विविध कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं लाया हूँ। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों की मैं पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि कंपटीशन के लिए जितने भी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है या जो कॉम्पिटिटिव बुक्स भी मैंने देखा है उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं। वन लाइनर ये है, जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट हुआ कि उसने जीता वो हारा, इसका विनर ये रहे, इसके अपने ये रहे। लेकिन आज जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल रहा है उससे ये लग रहा है कि आपको अगर जैसे मैंने किसी टूर्नामेंट का नाम लिया तो आपको उसके बारे में डिटेल भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं ये जो वीडियो मैंने बनाया है इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कहीं पर 1-2 जगहों को छोड़ करके मैंने कहीं ये नहीं बताया है कि इसका कौन विनर है, कि 2024 में किसने जीता, 2022 में किसने जीता। ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में मिल जाएगा, जहाँ पर कंपटीशन के मैगजीन उसमें मिल जाएगा। तो हमें जब उसी चीज़ को रिपीट करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें उसके अंदर दी जाती हैं उसके बारे में एक डिटेल आपको स्टडी करके उसकी चर्चा करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि तब आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि हाँ यार इसके बारे में मैं जानता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ रणजी ट्रॉफी, तो आप किसी मैगज़ीन में देखेंगे तो ये बता देगा केवल कि 2020 2024 पे किसने जीता था, कहाँ मैच हुआ था, कौन हारा। लेकिन अब आपको यही नहीं क्लियर है कि रणजी ट्रॉफी है क्या, कैसे है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो और विनर कौन है, कौन विजेता है, कौन उप विजेता है, ये तो आपको मैगज़ीन में भी मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला मैंने दिया हुआ है जैसे रणजी ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी क्या होता है, आप राज्यों में आपस में खेला जाता है। जैसे कि मैंने यूपी बिहार से खेल रहा है तो बिहार राजस्थान से खेल रहा है, राजस्थान जो कर्नाटका से खेल रहा है, ठीक है। ये राज्य मतलब होता तो राष्ट्रीय टूर्नामेंट ही है, लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच में खेला जाता है और जो अंत में जो विजेता होता है उसको मानते हैं कि रणजी ट्रॉफी का विनर है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी क्या है। इसका सबसे पहले नाम क्या था, भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह विभाजी जडेजा, ये कौन थे, नवानगर के जाम साहब इनको कहा जाता था, जो कि इंग्लैंड की टीम से खेलते थे, के नाम पर 1935 में इसका नाम रणजी ट्रॉफी कर दिया गया। पहले क्या था ये है, बाद में कर दिया गया है। देखिए ये याद रखिएगा कि ये महाराजा रणजीत सिंह है, इनको आप पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह मत समझ लीजिएगा। अब आए विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्या चीज़ है भाई, देखा जाए इसको क्या कहते हैं, इसे रणजी ट्रॉफी, रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं। देखिए अगर ये देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है कभी, रणजी ट्रॉफी स्टेट का हो गया, यहाँ पे रणजी ट्रॉफी वनडे भी कहते हैं। 50 ओवर का मैच होता है। इसकी शुरुआत 2002-03 में हुआ। यह ट्रॉफी मशहूर क्रिकेटर विजय सैमुअल हजारे के नाम पर, विजय हजारे का नाम आप सुनते होंगे, उनका पूरा नाम था विजय सैमुअल हजारे। कुछ पॉइंट कभी मैंने ऐड भी कर दिया, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि उनके बारे में बताना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये वनडे है, टेस्ट मैच है, 3 डे है, तो आपको उन्हीं चीज़ों को मैंने अलग कर दिया जिससे आपको मालूम ये क्या है। यह 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप है सैयद मुश्ताक अली, जो कि विदेशी धरती पर पहला टेस्ट लगाने वाले क्रिकेटर मुश्ताक अली के नाम पर है। मुश्ताक अली एक बहुत ही अच्छे इंडियन बैट्समैन थे और
इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक जीके क्वेश्चन यहाँ पे और बन रहा है कि विदेशी धरती पर पहला टेस्ट तक इन्होंने 112 रन लगाया था, ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में लगाया था। ठीक है, फिर आइए दिलीप ट्रॉफी, ये कैसा मैच, इसके बारे में देखा जाए। होता तो है कि इसने जीता है। यह 4 दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच होता है, फर्स्ट क्लास मैच है। पहला मैच दिलीप ट्रॉफी जो है 1961-62, ये गलत लिखा है में खेला गया। यह नवानगर के कुमार, अब देखिए अब क्या है कि ये नवानगर के जो कुमार थे, प्रिंस थे श्री दिलीप सिंह, यह भी जो है जो इंग्लैंड के लिए खेलते थे उनके नाम पर है। इसमें इंडिया ABCD क्षेत्र के नाम से बनाई गई टीम के मध्य में खेला जाता है। अब देखिए यह भी खेलते थे इंग्लैंड से दिलीप सिंह। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें रीजन वाइज टीम बनाई जाती, कैसे, जैसे इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C, इंडिया जी, मतलब कि जोनल टूर्नामेंट एक तरह से है जो कि 4 डेज टूर्नामेंट होता है और ये 4 दिवसीय है और यही जो है दिलीप ट्रॉफी आपका है। अब ये ईरानी ट्रॉफी क्या है, देखिए BCCI के पूर्व अध्यक्ष ZR ईरानी के नाम पर है। आपसे पूछा जाए कि किसके नाम पे रखा गया तो बता सकते हैं, यहाँ पे ZR ईरानी के नाम पर है। इसमें रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत की टीम के बीच मैच खेला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो राज्यों के आधार पर टूर्नामेंट खेला गया, जो चैंपियन बनता है वो क्या होता है, वो तो रणजी ट्रॉफी चैंपियन होगा। फिर शेष भारत की टीम वही होता है जो रणजी ट्रॉफी तो एक स्टेट ने मान लीजिए जीत लिया, मान लीजिए कि यूपी की टीम ने रणजी ट्रॉफी मैच जीत लिया। अब जितने भी स्टेट बचे उनके अच्छे प्लेयर को लेकर के एक अलग टीम बनाई जाती है, लेकिन उसमें चैंपियन की टीम नहीं रहेगी और उसी को कहते हैं शेष भारत की टीम, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के मैच खेला जाता है। अब आइए संतोष ट्रॉफी, यह किससे संबंधित है, यह फुटबॉल से संबंधित है, जिसका नाम इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष किसके नाम पे रखा गया है, सर मनमथ नाथ राय चौधरी। ये कौन थे, ये संतोष के महाराज, ये जगह जो इस समय बांग्लादेश में है, पहले पूरी पाकिस्तान कहलाता था, संतोष के महाराजा के नाम पे रखा गया है। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। अब आप देखिए कि मैं आपको हर ट्रॉफी, हर टूर्नामेंट के बारे में उनके डिटेल में मैं स्टडी कर रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि विनर कौन है, कौन विजेता है, कौन उपविजेता है, ये तो किताबों में भी, किसी भी मैगजीन में एक लिस्ट में मालूम आता है, लेकिन हम आपको जो बताना चाहते हैं उसको आप देख रहे हैं। डूरंड कप, फुटबॉल की इस कप का नाम जो है सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर, जो कि 1884 से लेकर 94 तक भारत के सचिव थे। इन्होंने ही 1888 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। पहला मैच 1888 में शिमला में खेला गया। डूरंड कप बहुत ही फेमस फुटबॉल मैच है, ठीक है ना। और ये जो संतोष ट्रॉफी जो है ये राज्यों के बीच खेला जाता है। डूरंड कप भी आपको मैंने बता दिया। कलिंगा इंडियन सुपर कप, इसका आयोजन उड़ीसा सरकार करती है। 1962 में विजयानंद पटनायक ने होना चाहिए, ने इसकी शुरुआत कराई। जगह कौन था, बाराबती स्टेडियम कटक, ये बाराबती किला उसी के पास में है। 2024 में जो मैच खेला गया था यहाँ पर फुटबॉल का, देखिए होता है ना कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कप किससे संबंधित है, तो आपने तो कलिंग का जीत लिया कि सुपर कप जीता क्या है, अब आपको यही नहीं पता है कि ये हॉकी है कि फुटबॉल है कि बिलियर्ड है, क्या है, ठीक है। तो अब बता रहा है कि 1924 में इसकी विजेता ईस्ट बंगाल और उपविजेता उड़ीसा थी। कहीं कहीं पर मैंने चर्चा भी कर दिया है। डेविस कप, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसमें 150 से अधिक देश खेलते हैं। यह टूर्नामेंट नॉकआउट के आधार पर खेला जाता है। वर्ष 1900 में एक अमेरिकी कॉलोजियन कौन थे,
ड्वाइट फिली डेविस, इन्हीं के नाम पर ये टूर्नामेंट शुरू किया गया था अमेरिकन। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है क्या है कि इसको नॉकआउट के आधार पर खेला। नॉकआउट के आधार पर मतलब क्या होता है कि जैसे दो टीम खेली, उसमें एक टीम हार गई तो तुरंत उसको बाहर कर दिया गया, फिर है ना, फिर वो अगला मैच खेली, किसी से खेली, अगर वो जीत गई तो उस टीम को बाहर, जो टीम हारती है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। आईसीसी महिला T20 विश्व कप वर्ष, देखिए कुछ मैंने चर्चा, वर्ष 2025 की विजेता न्यूजीलैंड और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका थी। महिला एशिया कप T20 ये कहाँ पर हुआ था, ये जगह पूछा जा सकता है। दोबुला श्रीलंका में संपन्न इस मैच की विजेता श्रीलंका और उप विजेता कौन थी, भारत की टीम थी। चौदहवीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसके बारे में देखिए क्या है। 2024 की विजेता कौन थी, पंजाब, और उप विजेता उत्तर प्रदेश की टीम थी। खो खो विश्व कप 2025, इसकी विजेता भारत, इसे इम्पोर्टेंट था कि इसका विनर कौन है, भारत, और उप विजेता नेपाल की टीम थी। इस खेल में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 9 खेलते हैं। मैंने जानबूझकर किसकी चर्चा कर दिया है क्योंकि खो खो आमतौर पर लोग खेलते नहीं हैं, तो कभी कभी टूर्नामेंट कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी तो टोटल 12 होते हैं लेकिन खेलते केवल 9 हैं। फिर इम्पोर्टेंट देखिए, द बीच गेम, समुद्र, मतलब बीच का क्या मतलब, समुद्र तट, यही द बीच, हिंदी में कहते हैं समुद्र। भारत में पहली बार इस तरह का मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम 2024 में कहाँ हुआ था, घोघला बीच दीव में इसका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर पूछा जा सकता है, इसका शुभंकर था पर्ल, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन कौन, मछली, इसका शुभंकर था। तीरंदाजी विश्व कप 2024 संघाई चीन। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो टीम गई थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम के नेतृत्व में गई टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया था। मतलब देखिए जहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, उसको उन चीज़ों को मैंने ज़रूर ले लिया है, यहाँ पर है। अब आइए, मनु बाकर, इनका नाम मैंने क्यों लिया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु को BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, पदक आपको याद हो, भूल जाएं कि मनु बाकर ने पहला जीता। और फिर जो है BCCI ने इनको क्या उपाधि दी है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है। ये पूछा जा सकता है किस महिला एथलीट को ये खिताब दिया गया है, और मनु बाकर का मैंने क्यों चल गया। पंकज अर्जुन आडवाणी, देखिए अक्सर आप देखें पंकज आडवाणी है ना, इनका पूरा नाम है पंकज अर्जुन आडवाणी, ने दोहा 2025 स्नूकर खिताब जीता। ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, बहुत टूर्नामेंट इन्होंने जीता, इसमें स्नूकर में या बिलियर्ड्स में। फिर देखिए एक है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2025 में टाटा स्टील शतरंज मास्टर खिताब जीता। देखिए जो लोगों के अचीवमेंट, जिन प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, उनको मैंने खेलकूद में उनको जानबूझ करके हाईलाइट किया है। स्मृति मंधाना, इनका क्या अचीवमेंट है, महिला ICCI वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई स्मृति मंधाना। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 2000 विकेट पूरा करने वाले सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज बने। सबसे तेज़ का मतलब यह है कि इन्होंने सबसे कम बाल में जो है 200 विकेट लिया हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने सबसे तेज़ भारतीय गेंदबाज बने। गगन नारंग, अब ये भी देखिए, ये इनको मैंने क्यों लिया है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन, मतलब मिशन के प्रमुख कौन थे, गगन नारंग। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
विनेश फोगाट, इनका नाम मैंने क्यों चर्च लिया है, इन्हें 50 किलोग्राम कुश्ती में अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इनका वजन जब फाइनल मैच के लिए हो रहा था, इनका वजन 100 ग्राम अधिक हो गया था। इसके वजह से इनको पदक से वंचित होना पड़ा, इसीलिए मैंने इनके नाम की चर्चा यहाँ पर की है। अब आइए दूसरी हस्ती कौन है, नंगगोम बालादेवी। ये फुटबॉल की भारत के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी। ये भारतीय महिला क्रिकेट क्लब कहाँ से खेलती है, श्रीभूम से खेलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ मैं प्रेशर डालकर बोल रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ की रहने वाली, मणिपुर के इस खिलाड़ी को स्कॉटिश क्लब रेंजर्स AFC के साथ 18 महीने का अनुबंध मिला। मतलब ये पहली भारतीय फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको कि क्या है, फॉरेन में स्कॉटिश क्लब ने इनको हायर किया, इनकी क्षमता को देखते हुए, इनकी प्रतिभा को देखते हुए। प्रीति पाल पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक बनी। ठीक है, अब क्या है कि पैरा ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला धावक बनी है, मतलब रेस में इन्होंने 2 जीता, इसलिए प्रीति नाम का पाल का मैंने जिक्र किया है। अवनी लखेरा, इनका नाम क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली, देखिए ये 2 पदक वाली हैं, ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। 100 मीटर एयर राइफल में 2020 में भी इन्होंने जीता था और 2024 में। डिफरेंस क्या है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने पदक की बात है। अब आइए पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे हैं। 16 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक हुआ। इसका शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक का, ये इम्पॉर्टेंट है। द फ्रीएस्ट लाल रंग की कैप, फ्रीएस्ट रेड कलर की कैप थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था। किसका प्रतीक था, फ्रांसीसी क्रांति का। इम्पॉर्टेंट भाई, फ्रांसीसी क्रांति। इसका आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन। इस ओलंपिक में USA ने पहला स्थान, जबकि भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया था। ग्रैंड स्लैम, देखिए टेनिस एक टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें कि काफ़ी भारतीय खिलाड़ी तो नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब विजय अमृता, रमेश कृष्ण, आनंद अमृता जैसे बड़े अच्छे से प्लेयर इंडिया में भी रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ग्रैंड स्लैम का, देखिए इसका मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। क्यों, क्योंकि इससे कभी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है, देखिए लॉन टेनिस में एक ही कैलेंडर वर्ष में निम्न 4 को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम विजेता घोषित किया जाता है। मतलब ग्रैंड स्लैम किसको दिया जाता है, जो कि इन चारों टूर्नामेंट को एक ही साल में जीत लेता है, उसको कहते हैं कि उसने ग्रैंड स्लैम जीता है। कंडीशन क्या होता है, सेम कैलेंडर वर्ष में, इसलिए इसको बहुत ध्यान देखिएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या इसके अंदर है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि पहला मैच कौन सा होता है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अगर साल के आप पीरियड को देखेंगे तो भाई हर जगह सारी को है, लेकिन सबसे पहले जो मैच खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, फिर चौथा US। इसी क्रम में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। और इस टूर्नामेंट का एक नाम और भी क्या है, मेजर भी कहा जाता है। अब 1 बाय 1 सबकी चर्चा करते हैं कि क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी कि ये किस तरह के मैदान पर खेले जाते हैं, तो उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में का पहला टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। पहला मैच हो गया, देखिए आप। इसको कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये सिंथेटिक टाइप का कोर्ट होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन। ये कैसा मैच है भाई, देखा रहा है वर्ष का ये क्रम में दूसरा मैच, ये क्रम भी पूछा सकता है। ये पेरिस फ्रांस के
स्टेड रोलैंड गैरोस में लाल मिट्टी के कोर्ट पर, रेड कोर्ट पर खेला जाता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? स्टैड रोलैंड गैरोस में। विंबलडन ये टेनिस की सबसे पुरानी और बहुत प्रसिद्ध है। 1870 में ये शुरू हुआ था। यह टूर्नामेंट प्राकृतिक घास के कोर्ट पर ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब लंदन में खेला जाता है। ये जो नेचुरल घास होता है, जो कि मैदान में अपने आप निकलता है, उसी घास पर भी ये मैच को खेला जाता है। यूएसए ओपन चौथा और अंतिम यह टूर्नामेंट न्यूयॉर्क के क्वींस में, न्यूयॉर्क के कहाँ पर? क्वींस में फ्लशिंग मीडोज में। यूएसटीए बिली जीन किंग, ये बहुत अच्छी लॉन टेनिस के प्लेयर रही, बिली जीन किंग अश्वेत थी। नेशनल स्टेडियम इनके नाम पे है। नेशनल स्टेडियम टेनिस सेंटर में खेला जाता है। यह भी मैच हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। अब देखिए, ये ग्रैंड स्लैम का जो पहला मैच हुआ है 2025, ठीक है, और इसके बाद 2024 के मैच है। इसमें मैंने एक कॉलम बना करके आपको बता दिया। इस पे मैंने जानबूझ कर प्लेयर का नाम डाला है, क्योंकि इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि मैंने तो मान लीजिए 2025 फिर 2024 का जिक्र किया है, लेकिन ये अक्सर 1-2 साल पहले के भी पूछे जाते हैं कि इसका विजेता कौन था, उपविजेता कौन था। तो ये डिटेल मैंने चार्ट में लिख दिया है, इसको आप देख करके पढ़ सकते हैं, इसकी कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है, जैसे इसने पूछ दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था 2000, ये किस देश के रहने वाला, तो आप बताएंगे जैनिक सिनर ने जीता था, इटली के रहते थे। उपविजेता कौन था, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के हैं। महिला एकल कौन है, तो महिला एकल में मैडिसन कीज और आर्यन सब्रिका, ये यूएसए की हैं और ये बेलारूस के। तो ये मैंने चार्ट बना दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अपने से समझ सकते हैं। ये वही चार्ट है जो कि कंटिन्यूएशन में, इसी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब आए नीचे अंत है 33 पे आते हैं। अब ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कब कहाँ पर आयोजित होना है। 10वां T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होगा? श्रीलंका और भारत में आयोजित होगा। 34वां ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ पर होगा? नैवा आइची प्रीफ्रेक्चर, दोनों 2 स्थान हैं, जापान में आयोजित होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा, मतलब कॉमनवेल्थ गेम। अब देखिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित है। कॉमनवेल्थ गेम वही गेम है जहाँ पर कि एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनी थी, और उन कॉलोनी के जब कॉलोनी हट गई थी, जो हमारी देश थे जो उनके कॉलोनी थी, उनको मिला करके जो टीम खेलती है वो क्या होती है, उसको राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। 23वां फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ पर आयोजित होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। 14वां क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, कब खेला जाएगा? 2027 में। कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में आयोजित होगा। तेरहवां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित होना है? भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। 11वां आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप, याद है क्या, पुरुष चैंपियन ट्रॉफी है, 2029 कहाँ पर होगा? भारत में आयोजित होगा। 30वां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इम्पॉर्टेंट इसीलिए कि भारत में आयोजित होने वाला है, भारत में आयोजित होगा। अब देखिए, ये स्टेडियम लिखा है, स्टेडियम स्थान। कुछ अक्सर पूछे जाते हैं कि ये स्टेडियम कहाँ पर है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेडियम का नाम तो लोगों को पता होता है कि ये स्टेडियम में यहाँ मैच खेला गया, लेकिन कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं कि ये स्टेडियम कहाँ पर है। तो उन स्टेडियम का नाम बता करके मैंने जैसे बता दिया है, जैसे पहला क्या, अरुण जेटली स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ, तो आप बता सकते हैं कि नई दिल्ली में है।
इसी तरीके से नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गुजरात, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र, मंगलम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पर अभी जो है IPL मैच के बाद जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी इसके बाहर, है ना। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, यह कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, अब देखिए यह है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है। इसमें जो धर्मशाला एक जगह है वहाँ पर ही ये स्टेडियम है। और यहीं पर जो है तिब्बत के निर्वासित स्टेडियम की बात मैं नहीं कर रहा, धर्मशाला पर, तिब्बत के निर्वासित नेता दलाई लामा यहीं पर रहते हैं धर्मशाला में। स्टेडियम मत समझिएगा, मैंने जगह की नाम बताया आपको है। अब आइए, अब हम पुरस्कारों की चर्चा करें। किताबों में तो लिख के बता देता, ऑनलाइन ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता, ये तो किताब में आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से, मैगजीन में, हर मैगजीन में मिल जाएगी। इसलिए मैंने इनको नहीं बताया है कि 2022 में किसने जीता, 2023 में किसने जीता, 25 जीता। ये तो सिंपल चीज़, इसमें कोई समझाने की बात नहीं। लेकिन हमें यह समझना है कि ये पुरस्कार है क्या, कौन देता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो क्वेश्चन के पैटर्न हम देख रहे हैं, वो क्वेश्चन के पैटर्न आप सीधे तो आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाएगा। इसलिए आपको डिटेल में इसकी जानकारी होनी चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो मालूम होगा कि साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार तो बहुत है, लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ को कहते हैं। दिया किसको जाता है, जो किसी लेखक को उसकी श्रेष्ठ रचना के लिए दिया जाता है। यह अब देखिए चीज़ और जुड़ा है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से सिविक्स का भी, नागरिक शास्त्र का भी क्वेश्चन आ गया, सिविक्स का, पॉलिटी का, कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया। 22 भाषाओं के लेखकों को ही दिया जाता है। 1965 में प्रथम पुरस्कार गोविंद शंकर कुरूप, कभी कभी लिखा रहता है जी शंकर कुरूप, उनकी कृति क्या नाम था, ओडकुलसल, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में था बांस की बांसुरी, के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह 1955 में शुरू हुआ। इसके बारे में देखा क्या जाए, वर्ष 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं में जिनकी चर्चा 8वीं अनुसूची में के लिए दिया जाता है। इसके पहले विजेता कौन थे, देखिए पुरस्कार के, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगणी के लिए पहली बार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान ये क्या चीज़ है, 1991 में शुरू यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। हिंदी साहित्य में देखिए ये सभी साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय। अब देखिए व्यास सम्मान क्या है, ये नहीं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने सब चीज़ों को अलग किया है। ये केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जा रहा है, 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए नहीं। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 1991 में भी दिया गया था। अब देखिए इन सब क्वेश्चन को बताने का मेरा पर्पज़ क्या है। अब देखिए व्यास सम्मान आपको बता देगा साहित्य, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो सभी भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर अंतर आए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार किस भाषा के लिए दिया था। तो ये क्लियरली मेंशन है कि हिंदी के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, अब देखिए यह भी भारतीय भाषाओं के साहित्य के सभी को कर लिया 8वीं अनुसूची के लिए, लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर देखिए, जिनकी रचना पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हुई हो। कंडीशन है, कंडीशन पिछले। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी को। उनकी एक आत्मकथा है जो कि 4 खंडों में उन्होंने लिखा है। ये पहला सरस्वती सम्मान उनको मिला था, उसका नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं को लिए दिया गया था।
अब आइए, दादा साहब फाल्के, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के या पूरा है ना, फाल्के है, के सम्मान में दिया जाता है। अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखा जाए तो भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। 1969 में प्रथम पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था, ठीक। दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म जो बनाई थी हरिश्चंद्र तारामती, उसको बनाने वाले कौन थे? यही दादा साहब ही थे। बिहारी पुरस्कार, अब देखिए, बिहारी की कविताओं को तो हम लोग बचपन में पढ़ते रहे हैं, है ना। बिहारी है सूर्य, इनके बारे में कहा जाता है जैसे ना कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, मतलब इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे कि एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते थे। खैर, इनका पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल चौबे। अब देखिए, बिहारी पुरस्कार दिया किसको जाता है? यह पुरस्कार राजस्थान के लेखक यहाँ पर होना चाहिए, लेखक को हिंदी या राजस्थानी साहित्य में पिछले 10 वर्षों के प्रकाशित रचना के आधार पर दिया जाता है। अब देखिए, कंडीशन यहाँ पे शर्त क्या है कि ये राजस्थान के लेखक को ही दिया जाएगा। किन भाषाओं में? हिंदी या राजस्थानी में, जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई है। 1983 में शुरू हुआ था। पहला बिहारी पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर जय सिंह नीरज को। उनकी रचना का नाम था धनी का आदमी। मूर्ति देवी पुरस्कार, यह भी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा साहित्य की रचना के लिए दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो गई कि भारतीय भाषाओं के साथ अगर इंग्लिश लिटरेचर में भी किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको भी मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम पुरस्कार 1983 में कन्नड़ लेखक C.K. नागराज राव को उनके उपन्यास पट्टा महादेवी शीतला देवी के लिए दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयास के लिए दिया जाता है, जो कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया, वही ट्रस्ट देता है। और चूंकि उनको लगता है कि इनकी मृत्यु हिंसा से हुई है, तो ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि अहिंसक प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम कर सके। तो पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? वह स्वीडन के अल्वा मेडल को दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा गांधी जी के 125वीं जयंती, देखिए इंपॉर्टेंट पुरस्कार है कि ये कब दिया गया, पूछा जाता है, इसीलिए बताया गया है। गांधी जी के 125वीं जयंती के 1995 में शुरू किया गया, जो अहिंसक शैली से व्यवस्था परिवर्तन के लिए योग्य लोगों को दिया जाता है। पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जूलियस न्येरेरे, ये तंजानिया लिखा है, तंजानिया के राष्ट्रपति को दिया गया। मतलब गांधी, देखिए शांति पुरस्कार ही है, मतलब ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अहिंसात्मक शैली का प्रयोग करे, तो उनको ये दिया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है, कब शुरू किया गया? तो 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती थी। भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक। अब देखिए, इस क्रम में जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 4 पुरस्कार है जो कि 1954 में शुरू किए गए। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एक क्रम बना हुआ है, सभी पुरस्कार को आप समान रूप से नहीं मान सकते हैं। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सिविल, देखिए सिविल है क्या है ना, सर्वोच्च नागरिक 1954 में जब ये शुरू किया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और CV रमन। इन तीनों के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है ना, कि ये भारत के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप जानते ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट। CV रमन एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के, इनके बारे में जानते ही हैं।
पद्म भूषण, अब क्रम से अगर पूछा जाए कि इनका आधार क्या है या इनको किस क्रम में रखा जाए, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए कि इससे मरणोपरांत देने का प्राविधान नहीं था, लेकिन 1955 में कानून बनाकर मरणोपरांत देने की भी व्यवस्था कर दी गई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि और पुरस्कार ये था कि उनको मरणोपरांत भी दिया जा सकता था, लेकिन पद्म विभूषण में ये मनाही थी। लेकिन अगले वर्ष ही एक कानून बनाया गया, कहा कि मरणोपरांत भी पद्म विभूषण दिया जा सकता है लोगों को। यह तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक। पद्मश्री यह चौथा सर्वोच्च सम्मान है। मतलब अगर नागरिक सम्मान में अगर आपको ये मिल गया, समझिए कि आप दूसरे नंबर के हैं, पहला पा गए तो पहले नंबर के नागरिक सम्मान है, इसी क्रम में इसको दिया गया है। अब देखिए कुछ पुरस्कार हम जा रहे हैं जो कि विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अभी तो मैंने भारतीय पुरस्कार का चर्चा किया था। अब आइए ग्रैमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। इसकी शुरुआत 1959 में लॉस एंजलिस में हुआ है ना, लॉस एंजलिस में ये हुआ था। इसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देखिए कि यह वास्तव में ग्रामोफोन पुरस्कार था। उसी ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम पे ही इसको ग्रैमी पुरस्कार कहा गया। पुलित्जर पुरस्कार, यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत, ये इतने क्षेत्रों में, ये केवल संगीत का है कि क्षेत्र में अमेरिका में दिया जाता है, ये किसी को भी दिया सकता। 1917 में थे जोसेफ पुलित्जर, इन्होंने अपने वसीयत में लिखा था जो धनराशि के आधार पर, कि उसी के आधार पर यह पुरस्कार, इसलिए उनका नाम है पुलित्जर के आधार पर यह पुरस्कार दिया था। और ये शुरुआती दौर में क्या था कि कुछ श्रेणियाँ इसकी निश्चित नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि ये 4 श्रेणियों में दिया गया था पहले बार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देसी और विदेशी कलाकारों। मतलब देखिए दे तो रहा है हॉलीवुड, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका को देगा, केवल देशी और विदेशी कलाकारों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। एमी अवार्ड 1949 में प्रारंभ, यह पुरस्कार टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। एकता कपूर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। एक तो इन्होंने पहली भारतीय महिला इन्होंने पुरस्कार जीता, और इसी भारत में एक थे वीर दास, इनको 1924 में कॉमेडी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, है ना, कॉमेडी के लिए भी इनको एमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट होता है का आविष्कार किया था। उनकी वसीयत की धनराशि के आधार पर 1901 में इस पुरस्कार को मानव जाति के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को देने की शुरुआत हुई, जो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए नोबेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कहा जाता है करीब 328 या 29 क्षेत्रों का इन्होंने आविष्कार चीज़ों किया था, और उस आविष्कार के बाद उसको पेटेंट करवा लिया था। अब पेटेंट से जो पैसा मिलता था, तो चूंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं था, उस पैसे को इन्होंने कहा एक बैंक में जमा कर दिया स्वीडन में, और कहा इसका जो ब्याज सालाना मिलेगा वो ऐसे 6 लोगों को बांटा जाएगा जो कि मानवता के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे शांति हो, इस तरह के 6 क्षेत्रों में दिया जाने का उन्होंने किया, ठीक। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह CSIR के संस्थापक, देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि इनका संस्थापक कौन था। 1958 के में वो संस्थापक हो गए। निदेशक डॉक्टर भटनागर, इनका पूरा नाम, भटनागर के नाम पे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र आपको याद करना है, गणित और विज्ञान, मतलब साइंस एंड मैथ, इसी 2 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता। ऑस्कर पुरस्कार,
अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है, जो 1929 में शुरू हुआ। ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड है। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बताएं कि सबसे पहले एक इंडिया की जो फिल्म थी मदर इंडिया, इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसने पुरस्कार जीता नहीं था। उसके बाद भानु अथैया जो थी, उनको कॉस्ट्यूम के लिए गांधी फिल्म जो कि रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, उनको मिला था ये इनाम। दूसरी तरफ ये था कि सत्यजीत राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी ऑस्कर पुरस्कार मिला, कुछ की मैंने चर्चा कर दिया है यहाँ पर। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे से बनते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था? रैमन मैग्सेसे, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए विनोबा भावे को पहली बार ये पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? तो विनोबा भावे के। रैमन मैग्सेसे क्या थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और बहुत लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि 17 मार्च 1957 को एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कि रैमन मैग्सेसे मारे गए थे और उन्हीं की याद में इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। बुकर पुरस्कार, पहले इसका नाम था कि मैन बुकर, ठीक है। 1969 में इंग्लैंड में आरंभ यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देश मतलब कॉमनवेल्थ, जिसकी मैंने बताया था ब्रिटिश कॉलोनी की कंट्री, या आयरलैंड के नागरिकों को अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया? पहले लिमिटेड था, है ना, लेकिन अब क्या है, राष्ट्रमंडल पुरस्कार अब इस सबके लिए ओपन कर दिया गया। ठीक, अंग्रेजी उपन्यास के, इंग्लिश के लिए, सभी के लिए नहीं, इंग्लिश का जो उपन्यास, उसके लिए भी शर्त क्या है कि उसका आगे बताता है। अरुंधति राय प्रथम भारतीय महिला ने यह पुरस्कार 1957 में अपनी रचना, इम्पोर्टेंट है इनका रचना है, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पाया था, इन्होंने जीता था, है ना। यह इंटरेस्टिंग बात है, यह यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित रचना के लिए ही दिया जाता है, अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने नेपाल में इंग्लिश का बहुत अच्छा बना दिया, उपन्यास के साथ मिला है, नहीं। दैट शुड बी पब्लिश वेयर इन आइदर इन यूके और इन आयरलैंड। अब देखिए, दिवस तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख दिवस की मैंने चर्चा किया है ना। शेष तो किताबों में लिखा था, लेकिन यहाँ चूँकि मैं कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता था उसको। अब देखिए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए अक्षर ज्ञान के संबंध में लुई ब्रेल, देखिए लुई ब्रेल उत्तरी फ्रांस में पैदा हुए थे, कि जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। आपने देखा होगा, ब्लाइंड लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्टेड पोर्शन को देख करके, उभरे चीज़ को देख कर कैसे ऐसे आँख बंद करके वो पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ को विकसित किसने किया था? उसको उस अक्षर ज्ञान को, भाई जो ब्लाइंड है वो देख करके तो ऐसे पढ़ नहीं सकता है, तो उनके लिए उन्होंने प्रोजेक्टेड निकाला, जो अपने टच करके समझ जाता है कि क लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है, या क्या लिखा है उसको देख लेता है। तो उस लिपि को बनाने वाले कौन थे? लुई ब्रेल। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? देखिए 2003 में इसको शुरू किया गया था। इसी 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये कब? देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 में इसे घोषित किया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ, उसी दिन बताया जाएगा कि हर साल अब जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पंद्रह जनवरी ये थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? 1949 में इसी दिन जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। मतलब कोई भारतीय जो था, भारतीय सेना का 10 साल तक इन्फेंट्री का कमाल, इसके पहले अंग्रेज के हाथ में था, इसलिए इसको थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के पराक्रम को दुनिया में कौन नहीं जानता है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया पराक्रम दिवस। फिर 11 जनवरी सॉरी क्या है, हाँ 30 जनवरी शहीद दिवस। इसी दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मार हत्या कर दिया था, इसे शहीद दिवस 30 जनवरी मनाया था। 11 फरवरी समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे ये एक जनसंघ के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और वो देश के लिए बहुत समर्पित थे। ठीक है, लेकिन 11 फरवरी वो दिन है जिस दिन इनकी मुगल सराय, जिसको आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहते हैं, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसके ये पुण्यतिथि है, ध्यान रखिएगा इनकी जन्म तिथि नहीं है। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, इसी दिन डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 इनका जन्मदिन है। 74वां 1 मई मजदूर दिवस, इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहा जाता है। इसमें मैंने लिखा है 1 मई 1886 से 8 घंटे से अधिक कार्य पर रोक। ऐसा था कि जब यूरोप में, अमेरिका में औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो वहाँ पे मतलब मजदूरों से 15-16 घंटे 20-20 घंटे काम लिए जाते थे, छुट्टी नहीं होती थी। तब मजदूरों के अंदर लगा कि ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा, तो अब इनके अंदर एक आंदोलन की भावना पैदा हुई। ठीक है ना, तो एक दिन ऐसा है जबकि 1 मई 1886 को सभी मजदूर अमेरिका में हड़ताल पर जाना शुरू कर दिए। तब क्या हुआ कि इसके पहले भी आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ की सरकार को एक घोषणा करना पड़ा कि अब हर कोई भी मजदूर 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा और साथ ही साथ सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी उसको दी जाएगी। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मई मजदूर दिवस कहा जाता है। 25 जून संविधान हत्या दिवस, ये क्यों है? इसी दिन इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा किया था और कई अधिकारों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। इसलिए माना गया था कि ये संविधान की ही हत्या कर दी गई, जहाँ पर अधिकारों को रोक दिया गया था। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, भारत ने इसी दिन अंतिम रूप से कारगिल युद्ध में विजय पाया। जब कारगिल में पाकिस्तानी सेना आ गई, कई 7 दिन युद्ध चला था, अंत में जिस दिन युद्ध विराम हुआ, भारत ने अंतिम रूप से विजय कब पाई थी? 16 जुलाई 99 को। इसलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।